हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्चुअली हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे लाइक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड विल सी डेफिनेशन ऑफ कूलम। ऑल्सो हम लोग कुछ सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच का रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे फॉर चार्जेस। सो लेट अस बिगिन। लेट अस सी दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ के बारे में हम सब ने पढ़ा है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 into Q1 Q2 by R square. But we know that force is a vector quantity, यानी कि फोर्स को एक डायरेक्शन चाहिए, तो कूलम्स लॉ को भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बेटर रहेगा। सो लेट अस रिप्रेजेंट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज विथ डायरेक्शन। सपोज करो कि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट की है एक्स वाई जेड। यहां पे लेट अस कंसिडर Q1 एंड Q2, दीज आर द टू चार्जेस। अच्छा, Q1 की पोजीशन वेक्टर आती है से R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर आता है लेट अस से इट इज R2। सो इन स्टेटमेंट हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर गिवन बाय R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। नाउ सपोज करो कि दोनों के दोनों चार्जेस इस वक्त पॉजिटिव है। लेट अस टेक फॉर दिस एग्जांपल कि दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। अच्छा, तो यहां पे फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकेंड चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी एज शोन बाय एरो। इस फोर्स को हम नाम देते हैं, लेट अस से दिस इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज। अच्छा, ये फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? इट इज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। सो लेट अस नेम दिस एज F12। सिमिलरली फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज इज गिवन बाय F21। इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F12 एंड दैट Q2 ड्यू टू Q1 इज F21। नाउ हम कुछ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं। देखो, अगर मैं एक वेक्टर को 1 से 2 की तरफ रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज Q, यानी कि कुछ इस तरह। सो आई विल नेम दिस वेक्टर एज R21, है ना। द वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 की जो डायरेक्शन बताता हो उस वेक्टर को आप R21 से डिनोट करोगे। सो R21 is actually equal to vector R2 minus vector R1। अच्छा, उसी तरह से अगर मुझे इसका उल्टा वेक्टर रिप्रेजेंट करना होता, यानी वेक्टर शोइंग डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, तो मैं इस वेक्टर को R12 से डिनोट करता। सो आई कैन से R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अच्छा देखो, ये दोनों की दोनों वैल्यूज वैसे तो सेम आएगी। अगर मान लो R21 की वैल्यू 2 यूनिट्स आती है तो R12 की वैल्यू भी 2 यूनिट्स ही आएगी, बस खाली दोनों के डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। सो आई कैन राइट कि R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, आपने आगे के 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी डायरेक्शन बतानी हो तो आप यूनिट वेक्टर से बता सकते हो। सो यूनिट वेक्टर क्या होता था? यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अगर मान लो मुझे R12 को यूनिट वेक्टर से बताना है, सिर्फ डायरेक्शन का काम है, तो आई विल से R12 इज इक्वल टू वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, राइट ना। और सिमिलरली अगर मुझे वेक्टर यूनिट वेक्टर R21 बताना है तो आई विल राइट इट एज वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं R12 और R21 यूनिट वेक्टर है, लेकिन दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात हम लोगों को फिगर से पता चल रही है ना, दोनों ही एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे यूनिट वेक्टर्स। सो आई कैन राइट कि R21 जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव of unit vector R12. Now
जो कूलम्स लॉ हमने लिखा था वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो, लेट अस सी, मैं F21 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. सो F21 यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट. मेरा यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अच्छा आर स्क्वायर की जगह अब F21 है तो लेट मी राइट दिस एज F21 स्क्वायर, सॉरी R21 स्क्वायर. सो इट इज R21 स्क्वायर. अब डायरेक्शन बताने के लिए मैं यहां पे एक यूनिट वेक्टर लिख देता हूं. F21 की डायरेक्शन कैसे बताई जा सकती है? बाय यूनिट वेक्टर R21, राइट ना? तो बस ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कुछ नहीं है, आप एक यूनिट वेक्टर पीछे ऐड करते हो जस्ट टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. इसी तरह अगर मुझे F12 रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज रिप्रेजेंट करना हो, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, यहां पे मैं R12 स्क्वायर लिख सकता हूं, मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा यूनिट वेक्टर इस बार क्या लिखेंगे? तो दिस टाइम इट विल बी R12. अच्छा, क्लियरली यहां पे R12 स्क्वायर या 21 स्क्वायर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों एक ही वैल्यू है, बस ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट आ रही है. सो आई कैन से दैट कि F12 मैग्नीट्यूड वाइज तो F21 के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, है ना? सो दिस इज द कूलम्स लॉ रिटन इन वेक्टर फॉर्म. Let us see some of the remarks based on the Coulomb's law. देखो, you know this Coulomb's law, that is F12 यानी 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square into unit vector R12. पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि it is valid for any sign of Q1 and Q2, यानी whether the Q1 and Q2 are positive or they are negative. So if suppose करो कि Q1 and Q2 both are positive और बोथ आर नेगेटिव, तो डेफिनेटली हमारा जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा नेचर में, एंड डायरेक्शन इज शोन बाय एरो. दिस विल बी F12 एंड F21. सो इफ बोथ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, यानी कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो ऐसे केस में जैसा कि फिगर में बताया दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा, and I will say F21 is positive, है ना? क्योंकि Q1 and Q2 दोनों ही की साइन अगर नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा. सो अवर डायरेक्शन विल बी लाइक दिस वे, इट विल बी अलोंग वेक्टर R21. सो अगर Q1 and Q2 दोनों ही ऑपोजिट साइन के हैं, यानी कि एक दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसे केस में F21 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना? अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है तो दोनों का ही प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. तो ऐसे केस में F21 की डायरेक्शन विल बी अलोंग R12, है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी. तो इन एनी केस हम लोग ये तो देख रहे कि साइन कोई भी हो, Q1 Q2 की साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई भी हो, फॉर एनी साइन ये फॉर्मूला परफेक्टली वैलिड रहेगी, है ना? तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हियर कि अगर कोई भी साइन चार्जेस की कोई भी साइन रहेगी, वेदर द फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये फॉर्मूला परफेक्टली वैलिड है फॉर बोथ द काइंड ऑफ चार्जेस. इसमें सेकेंड पॉइंट आता है कूलम्स लॉ एग्रीज विथ द न्यूटन्स थर्ड लॉ. देखो कैसे, सपोज करो कि ये Q1 एंड Q2 है, अगर मान लो दोनों की साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा. अगर दोनों नेगेटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मिलेगा. दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो F21 की ये डायरेक्शन होगी, तो F12 विल बी इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन. अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है? इट स्टेटेड दैट कि इफ द टू बॉडी इंटरैक्ट्स देन फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी will be equal and opposite to the force on second body, right? ना,
तो यहां पे हम देख रहे हैं कि Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स Q2 के ऊपर भी लग रहा है, बस साइन दोनों की ऑपोजिट आ रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। यानी F21 एंड F12 एंड 21 दोनों ही सेम आ रहे हैं, बस दोनों के बीच में डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट है। तो यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। सो न्यूटन के थर्ड लॉ को कूलम्स लॉ परफेक्टली एग्री करता है। यही चीज आप अगर दोनों के बीच में ऑपोजिट साइन होती तो भी देख सकते थे। अगर देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो ऐसे केस में भी F21 एंड 12 एंड 21 दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आते, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होती। अगर F21 की वैल्यू 2 न्यूटन होगी तो 12 की 2 न्यूटन है तो 21 की भी 2 न्यूटन ही होगी, वैल्यू दोनों की सेम होगी, बस दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। सो ये परफेक्टली एग्री करता है न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट इज force between the two charges depends on the medium in which charges are present. अगर मान लो Q1 एंड Q2 ये दो चार्जेस है, वैक्यूम में, स्पेस में है, तो हमने ये पढ़ा है कि दोनों के बीच का जो भी फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पे एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में नहीं होके किसी और मीडियम में हो, सपोज करो कि दोनों के बीच का कोई मीडियम है, वाटर हो या कोई और मीडियम, इवन एयर, तो ऐसे केस में दोनों के बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस उसके वैल्यू में चेंज हो जाएगा। नाउ दैट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट चेंजेस। याद रखना एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम लिख रहे हैं। अगर मीडियम बदल जाएगा तो इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट मतलब ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 की जगह इसकी वैल्यू कुछ और होगी, वैल्यू बदल जाएगी। एंड कूलम्स लॉ कैन बी रिटन एज F इन अ मीडियम, मीडियम यानी वाटर या कुछ भी हो सकता है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। नोट दैट यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट लिखा था उसकी जगह हमने सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है, सिंबल बदला है। क्यों? बिकॉज द मीडियम हैव चेंज, दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम अब वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई और मीडियम है, तो इसलिए हो सकता है एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ अलग आए। सो वी इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट हमने एप्सिलॉन लिखा है। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, अगर मैं यहां पे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड दैट बिटवीन द टू चार्ज इन मीडियम का रेशियो लेता हूं, सो आई विल गेट फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो बाकी सारी टर्म्स कैंसल हो जाएगी एंड आई विल गेट द रेशियो एज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ दैट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एप्सिलॉन आर और इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल के। याद रखना ये स्मॉल के नहीं है, हम लोगों ने कूलम्स लॉ को डिफाइन करते समय बिगिनिंग में F इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R² लिखा था और बाद में इस K को हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया था, राइट ना। तो ये स्मॉल के था। रिमेंबर दैट यहां पे हम लोग एक अलग सिंबल यूज कर रहे हैं, कैपिटल के। यहां पे एप्सिलॉन आर को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहा जाता है और आप इवन कैपिटल के को रिप्रेजेंट जो करते हो, कैपिटल के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन से दैट कि अगर मैं दो चार्ज को मीडियम में रखता हूं तो माई फोर्स विल बी इक्वल टू F बाई के, जहां पे F होगा फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन वैक्यूम एंड K विल बी द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इस पॉइंट को और भी बेटर वे से समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि दो चार्जेस हमें दिए हुए हैं, लेट अस से कि Q1 की वैल्यू जो है दैट मे बी इक्वल टू सम 4 कूलम एंड
Q2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू से 5 कूलम। सपोज करो ये Q1 एंड Q2 है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज लेट अस से इट इज 2 मीटर्स। अब मुझे फाइंड करना है, चलो कि अगर मान लो दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हो तो फोर्स कितना होगा। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम दैट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ आती है, राइट ना, मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2, so it you will get 4 into 5 divided by 2²। now ये कैंसल हो जाएगा and you will get 45 into 10⁹ न्यूटन, और you can say it is also equal to 4.5 into 10⁻10 न्यूटन। अब अगर ये दो चार्जेस वैक्यूम की जगह मैं किसी मीडियम में रखता हूं, मान लो मैंने एक मीडियम लिया है कोई सब्सटेंस का और उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो अब मीडियम के अंदर मेरा फोर्स कितना होगा। तो हमने जैसा ऊपर देखा था, वैक्यूम की जगह अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखे जाएंगे तो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन द मीडियम विल बी इक्वल टू F/K, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब वैक्यूम में फोर्स कितना आता था, ऑलरेडी वी हैव सीन इट इज 4.5 इंटू 10⁻10। डिवाइड करो इसको K की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से एंड यू विल गेट इट एज 2.25 इंटू 10⁻10 न्यूटन। सो इट मीन्स अगर मीडियम बदलेगा तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू F/K। Now let us define unit of charge on the basis of Coulomb's law. Now we all know SI unit of the electric charge is Coulomb, which is denoted by capital C. अब Coulomb's law के हिसाब से फोर्स क्या होता है, F is equal to K times Q1 Q2 upon r²। याद रखना इस स्मॉल k की वैल्यू इवन आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। अब सपोज करो कि मैं Q1 और Q2 दोनों की ही वैल्यू 1 कूलम लेता हूं और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर सपोज करता हूं, तो यहां पे मुझे फोर्स कितना मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन ओनली, करेक्ट। नाउ इसी के बेस पर हम लोग 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। When two equal charges are placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other and force acting between them is 9 into 10⁻9 Newton, then value of charge will be 1 coulomb। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया 1 कूलम चार्ज का। चार्ज का CGS यूनिट एक्चुअली 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है denoted by ESU, or sometimes you can also call it as 1 state coulomb। Now value of 1 coulomb is equal to 3 into 10⁻9 ESU होता है। ठीक है, ये CGS और SI यूनिट के बीच का रिलेशन है, कूलम और स्टैट कूलम के बीच का। वैसे CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ऑल्सो फ्रैंकलिन, ESU को फ्रैंकलिन भी कहते हैं, in honor of a scientist Franklin, denoted by Fr। अच्छा, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है कि वो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन CGS यूनिट। SI यूनिट में तो आप इसकी वैल्यू जानते ही हो, 9 इंटू 10⁻9 होता है। इसकी यूनिट एक्चुअली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अगर आपको इसे CGS में कन्वर्ट करना है तो आपको हर एक वैल्यू को CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू नो 1 न्यूटन यानी 10⁵ डाइन होता है, 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और 1 कूलम का CGS यूनिट 3 इंटू 10⁹ ESU होता है, ऑलरेडी ऊपर बताया। इन सब को पुटअप करो आप वैल्यू में एंड यू विल गेट द आंसर of 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन CGS यूनिट। ये सम खुद से सॉल्व करो, वैसे आपका आंसर आएगा 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU
square या stat coulomb square. Let us solve one of the sum based on Coulomb's law. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, repulsive force between two protons separated by certain distance is equal to weight of one of them. तो यहाँ पे हम दो प्रोटॉन सपोज करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट अस से इट इज r. तो आपको ये बताया कि दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है F वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ वन ऑफ देम, है ना. अच्छा, तो फोर्स, रिपल्सिव फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू वेट हियर. अब फोर्स की फॉर्मूला क्या है, तो बिटवीन द टू चार्जेस इट इज गिवन बाय k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो यहाँ पे q1 q2 यानी E होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज r स्क्वायर, और वेट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू mg, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर डिस्टेंस दैट इज r. सो आप r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, यू विल गेट k e स्क्वायर बाय mg. k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होगा. अच्छा, रिमेंबर k की जगह अगर आप लोग यहाँ पे 1/4πε0 लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वही वैल्यू आ रही है. मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो उसका स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय मास दैट इज 1.6 इंटू 10⁻27 multiply by g, let us take it as 10. Solving this you will get the answer as 1.44 into 10⁻². So what is r? r is root of 1.44 into 10⁻² or it is equal to 1.2 into 10⁻⁻1 meter or 0.12. Okay students, we'll keep it till here today. नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे. जब एक साथ मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, एंड उसके रिलेटेड कुछ सम्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय.